देखो केमिकल बॉन्डिंग अब स्टार्ट करना है ना, ध्यान से समझना इस चैप्टर को, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है तुम्हारा ये, ठीक है ना। 12th में इसका बहुत काम आने वाला है और ये पूरा तुम्हारा बेस तैयार कर देगा केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। क्योंकि 12th में आओगे तो तुमको ऑर्गेनिक जब पढ़ोगे तो वहाँ पे बॉन्ड का रीअरेंजमेंट पढ़ना होगा, कैसे एक कंपाउंड से दूसरा कंपाउंड बन रहा है ये पढ़ना होगा। तो अगर तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर तैयार नहीं होगा तो तुमको निहायती दिक्कत होने वाली है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, इतनी दिक्कत होगी कि समझ में नहीं आएगा, फिर रटते रटते परेशान रहोगे, ठीक। तो इसलिए इस चैप्टर को एकदम अच्छे से पढ़ना। 11th क्लास के कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो तुमको इतने अच्छे से पढ़ने हैं ताकि वो तुमको एकदम लाइफ लॉन्ग याद रहें, ठीक है। तो क्योंकि अभी 12th में आओगे तुमको उसकी ज़रूरत पढ़नी ही पढ़नी है। क्लास 11th का जब ऑर्गेनिक पढ़ोगे, तुम लोग सेकेंड बुक में तुम लोगों के ऑर्गेनिक का एक चैप्टर है, वहाँ पे एक वर्ड आया है, सिर्फ एक वर्ड आया है, रीअरेंजमेंट, ठीक है ना। इसी रीअरेंजमेंट पे 12th की पूरी ऑर्गेनिक काम कर रही है, इसी रीअरेंजमेंट वर्ड पे 12th की पूरी ऑर्गेनिक काम कर रही है। कैसे बॉन्ड डिसलोकेट हो रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, नया कंपाउंड बन रहा है, पूरा रीअरेंजमेंट पे ही काम होता है, ठीक है। कैसे एक चीज़ को हट करके पूरा मैकेनिज्म देखोगे वहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए जो भी 11th में पढ़ रहे हो उसको बहुत सॉलिड पढ़ते जाना, क्योंकि तुमको कंपटीशन में भी काम आएगा, तुम्हारे 12th में भी काम आने वाला है, ठीक है। तो ये चैप्टर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, पेशेंस के साथ इसको पढ़ना है, ठीक है ना। मैं पहले ही बता रहा हूँ थोड़ा लंबा जाएगा, 10-15 लेक्चर तक जा सकता है, लेकिन पढ़ना है तुमको इसको, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग से। तो समझते हैं कि आखिर केमिकल बॉन्ड होते क्या हैं, केमिकल बॉन्ड होते क्या हैं। तो देखो केमिकल बॉन्ड ऐसा नहीं है कि कोई एक एलिमेंट है, दो एलिमेंट को, एक दो एलिमेंट हैं इससे यहाँ पर, और दो एलिमेंट को रस्सी से बांधा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बॉन्ड का मतलब ये होता है यहाँ पर केमिस्ट्री में कि केमिकल बॉन्ड एक्चुअली एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो दो एलिमेंट को या दो एटम को हम लोग समझें, या दो मॉलिक्यूल को, ठीक है, दो एटम या दो मॉलिक्यूल को आपस में जोड़े रखने का काम करता है, ठीक है। हम लोग क्या समझे केमिकल बॉन्ड क्या होता है। केमिकल बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, केमिकल बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो दो एटम या दो मॉलिक्यूल को आपस में जोड़े रखने का काम करता है, ठीक है ना। तो फटाफट से लिखो, केमिकल बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। केमिकल बॉन्ड क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between force of attraction between two atoms or molecules by which they held together by which दे हेयर टुगेदर। यहाँ तक समझ में आ गया ना। यानी कि केमिकल बॉन्ड क्या है, केमिकल बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और कुछ नहीं, ठीक ना। अब ध्यान से सुनना कि आखिर कोई एलिमेंट केमिकल बॉन्ड बनाता ही क्यों है, कोई एलिमेंट केमिकल बॉन्ड बनाता ही क्यों, क्या ज़रूरत है उसको केमिकल बॉन्ड बनाने की, ठीक है। तो ये बात भी यहीं पर समझ लेते हैं। देखो कोई भी इस सृष्टि में जो भी चीज़ है वो स्टेबिलिटी गेन करना चाहती है। आज अगर तुम पढ़ रहे हो तो तुम क्यों पढ़ रहे हो, ताकि कल को कुछ कमा पाओ, स्टेबल हो जाओ, ठीक है। कहीं कहीं कटोरा लेके भटकना ना पड़े, ठीक ना। नहीं अगर पढ़ोगे तो वही बात है, वही टीचर कहाँ तुम भीड़ देखोगे जो स्कूल में पढ़ाते हैं और ये कहते हैं कि अगर मेरे यहाँ नहीं आओगे तो इंटरनल का नंबर नहीं दूंगा। ये बहुत कड़वी बात है लेकिन बहुत बढ़िया सत्य भी है यहाँ का। और यहाँ के स्कूल लड़के थोड़े मूर्ख हैं कि जागरूक नहीं है, क्या है मुझे समझ में नहीं आता, वो इस वजह से उनके पास जाते भी हैं, जबकि उनके पास इंटरनल का नंबर काटने का कोई रीज़न नहीं है। अगर तुम बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हो, अगर तुम बढ़िया से पढ़ रहे हो, इंटरनल का मतलब क्या, प्रैक्टिकल, वो प्रैक्टिकल कराएंगे। अगर तुम वो प्रैक्टिकल बढ़िया से करते हो फिर वो कैसे नंबर काटेंगे। और रियलिटी तो ये है कई स्कूल के टीचरों को खुद ही प्रैक्टिकल करने नहीं आता है, सच बता रहा हूँ। अगर मैं यहाँ के नाम नहीं लूँगा लेकिन यहीं के स्कूल के टीचर हैं कई ठो जो फिजिक्स का अगर प्रैक्टिकल उनको कह दिया जाए कि ओम्स लॉ का ऑपरेटर्स ले आकर के इसमें आप सही से तार जोड़ दीजिए तो तार नहीं जोड़ पाएंगे, ठीक है। और वो टीचर कहते कि मेरे यहाँ पढ़ने आओ, मेरे यहाँ पढ़ने आओ, नहीं तो इंटरनल का नंबर नहीं दूंगा। अरे तुमको अगर बैठा दिया जाए पेपर देने के लिए तुम खुद नहीं नंबर पा पाओगे। तो जायज़ तो जो भी है उसको छोड़ते हैं, लेकिन याद रखना कि अगर जब भी हम लोग केमिकल बॉन्ड की बात करते हैं तो ये सवाल आता है कि आखिर कोई चीज़ केमिकल बॉन्ड बना ही क्यों रहा है, केमिकल बॉन्ड
बना ही क्यों रहा है, ठीक है ना। तो केमिकल बॉन्ड जब भी बनता है किस लिए बनता है, एटम या मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, एटम या मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है। स्टेबिलिटी गेन करने का क्या मतलब है, वो न्यूट्रल होना चाहते हैं। कैसे होना चाहते हैं, न्यूट्रल होना चाहते हैं, यानी बहुत स्टेबल हो जाना चाहते हैं, ताकि उनके ऊपर अब ज़्यादा उनको भटकना ना पड़े कहीं एक जाने के लिए, ठीक है। जैसे तो देखो होगा क्या, स्टेबिलिटी करने का मतलब क्या है। जैसे अगर मान लो तुमको हम क्या करते हैं कि तुम जैसे अभी एकदम शांति से बैठे हुए हो, तुम थोड़ा स्टेबल हो, तुम अगर शांति से बैठे हुए हो अभी थोड़ा स्टेबल हो, मान लो तुम्हारे अंदर एनर्जी को बढ़ा दिया जाए तो जाहिर सी बात है तुम बैठ नहीं पाओगे, ठीक है। जैसे नहीं देखते हो लोगों के पास थोड़ा सा पैसा आता है तो बात बात में पैसे का ताव देने लगते हैं, अरे हम तुमको ख़रीद लेंगे, अरे हम तुमको तौल देंगे, अगर गजब हवाई बातें होने लगती हैं, ठीक। तो होता क्या है, वो एक्चुअली वो नहीं बोलते हैं, ये उनके अंदर का पैसा का जो एनर्जी होता है ना वो बोलता है, वो नहीं बोलते हैं। वो क्या ही बोलेंगे, कल तक भीख मांगते थे आज बोलने लगेंगे, वो नहीं बोलते हैं। क्या कौन बोलता है, ये पैसे का अंदर जो एनर्जी आई है वो बोलती है, ठीक। तो एनर्जी आने पर होता क्या है कि जो इंसान होता है या कोई भी चीज़ जो होती है वो एनर्जी आने पे ज़्यादा उछलने लगती है, ठीक। वैसे ही यहाँ पर भी होता है, जो एटम्स होते हैं ना, अगर उनके पास एनर्जी है तो वो बहुत भटकते हैं, ठीक। तो वो अपनी एनर्जी को डिक्रीज करना चाहते हैं। वो क्या करना चाहते हैं, अपनी एनर्जी को डिक्रीज करना चाहते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये एलिमेंट ए है, ये एलिमेंट ए है, ये किसी एलिमेंट बी के साथ इसको जुड़ना है, किसके साथ, बी के साथ जुड़ना है। तो ये जो बॉन्ड, ये जो कंपाउंड हमें फॉर्म होगा वो कंपाउंड क्या होगा, ए बी, क्या होगा, ए बी। तो यहाँ पर अगर हम ए और बी की जो एनर्जी देखें तो ये बहुत हाई एनर्जी होगी, कैसी होगी, हाई एनर्जी होगी, ये बहुत हाई एनर्जी होगी। लेकिन जैसे ही ये बॉन्ड बना अब इनकी एनर्जी लो हो गई होगी, कैसी हो गई होगी, लो हो गई होगी। अब यहाँ पे कैसी एनर्जी होगी, लो एनर्जी। बॉन्ड बनने के बाद इनकी एनर्जी हो गई होगी लो, ठीक है। तो अब ध्यान देना कि यहाँ पे हाई एनर्जी थी और यहाँ पे लो एनर्जी हो गई। और मैंने अभी भी बोला ना कि हाई एनर्जी वाले ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं, बहुत उछलते कूदते हैं, ठीक है। जैसे अभी मान लो तुम बैठे हुए हो, डेस्क पे बैठे हुए तो आराम से बैठे हुए हो, तुमको एनर्जी देना होगा तो मैं क्या करूँगा, तुमको ऐसे ही उठा करके किसी तावा पर बैठा दूंगा, देखो फिर कितनी एनर्जी आती है तुम्हारे अंदर, मार उछलने ही लगोगे, ठीक। तो एनर्जी आने की वजह से क्या होगा कि हम लोग उछलने लगेंगे, क्या होगा, उछलने लगेंगे, यानी कि अनस्टेबल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, अनस्टेबल। एनर्जी अगर बढ़ती है तो कोई भी चीज़ अनस्टेबल हो जाती है, ठीक। तो ये स्टेबल कब होगा, जब ये किसी के साथ बॉन्ड बना ले, और बॉन्ड बना ले तो बॉन्ड बनाने की वजह से होगा क्या, उसकी एनर्जी लो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। अच्छा, एनर्जी लो हो रही है, यहाँ से एक कॉन्सेप्ट और एकदम ध्यान से तुम खुद समझ सकते हो। देखो मैं अगर इतना बता दिया तो अब देखो ये चीज़ें तुमको अपने समझनी चाहिए, कॉन्सेप्ट पूरा तुमको समझ में आ गया। तो अब यहाँ से अगर तुमसे पूछ दिया जाए कि ये इंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक, तो नहीं बता लोगे, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कैसा है, एक्सोथर्मिक। यहाँ पे देखो हाई एनर्जी है और वहाँ पे लो हो रही है, तो कैसे हो रही है, वो एनर्जियाँ खा थोड़ी जा रही है, एनर्जियाँ थोड़ी सी रिलीज हो रही है ना। तो यहाँ पे अगर हाई एनर्जी है और बॉन्ड बनने पर लो एनर्जी हो रही है, यानी कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है, तो हम लोग तुरंत कह सकते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बॉन्ड फॉर्मेशन इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कहेंगे कि नहीं कहेंगे, तो सबसे पहले लिखो, बता रहे हैं, लिखो सबसे पहले लिखो कि एटम और मॉलिक्यूल फॉर्म बॉन्ड, एटम, नेक्स्ट पॉइंट लिखना ये कि एटम और मॉलिक्यूल फॉर्म बॉन्ड टू गेन स्टेबिलिटी, टू गेन स्टेबिलिटी OR करके लिखो, OR करके लिखो, टू डिक्रीज एनर्जी, फिर OR करके लिखो, और टू अटेन नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, टू अटेन नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। टू अटेन नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हो गया ना इतना, ठीक है। अब ध्यान से ये जो मैं लिखा हूँ ए और बी वाला, इसको ऐसे ही लिख लो, एकदम सेम टू सेम ऐसे ही, ए प्लस बी लिखना और ऐसे हाई एनर्जी लिखना, वहाँ ए बी लिख करके लो एनर्जी लिख लेना। ये अगर लिख लिए तो अगला पॉइंट लिखो कि बॉन्ड फॉर्मेशन इज द, बॉन्ड फॉर्मेशन इज द
एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कैसे एक्सोथर्मिक प्रोसेस है वो समझ में आया ना। देखो ये दोनों, यहाँ पर जो एटम ए होगा उसकी भी एनर्जी हाई होगी, ठीक है, ध्यान समझना। यहाँ पे जो एटम ए होगा इसकी भी एनर्जी, अगर इसकी पर्टिकुलर बात करें तो इसकी भी एनर्जी हाई होगी। बी जो होगा उसकी भी एनर्जी हाई होगी, ठीक है। अब दोनों की एनर्जी हाई है लेकिन स्टेबिलिटी तो दोनों को चाहिए, ठीक है। जब ये दोनों पास पास आएंगे तो होगा क्या, इन दोनों के पास पास आने, अब देखो बॉन्ड दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक हम लोग आगे पढ़ेंगे, आयनिक बॉन्ड होता है और एक केमिकल बॉन्ड होता है, ठीक है ना। तो दोनों आयनिक बॉन्ड होता है और एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक, कोवेलेंट बॉन्ड। इसके अलावा भी होता है, जैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, मेटेलिक बॉन्ड होता है, तो वो अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो मेन हम लोगों को दो ही को इसमें पढ़ना है, एक आयनिक बॉन्ड पढ़ना है और एक कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ना है। थोड़ी सी चर्चा हम लोग करनी है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की, ठीक है। तो ध्यान देना कि अगर इन दोनों की एनर्जी हाई है और इन दोनों को स्टेबल भी होना है, तो जाहिर सी बात है अगर इनको स्टेबल होना है तो अपनी एनर्जी को रिलीज करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर ये एनर्जी रिलीज ही नहीं करेंगे तो ये स्टेबल हो ही नहीं पाएंगे, और जैसे जैसे ये एनर्जी को रिलीज करेंगे दोनों पास आएंगे और आपस में बॉन्ड बनाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनकी एनर्जी हाई थी, ठीक है, यहाँ पे इनकी एनर्जी हाई थी, लेकिन जैसे ही बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ अब एनर्जी लो हो गई होगी, यानी कि कुछ एनर्जी जो है वो रिलीज हुई होगी, ठीक है, कुछ एनर्जी जो है वो रिलीज हुई होगी, यानी कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ना। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना कि देखो, ठीक है, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो लग रहा है, तो जाहिर सी बात है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है तभी दोनों पास पास आए हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है तभी दोनों पास पास आए हैं और तभी बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है ना। लेकिन इस चीज़ को एकदम समझ लेना कि देखो अब बी के पास भी कुछ इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही होंगे, ए के पास भी कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, और इलेक्ट्रॉन जब पास आएंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना, तो आखिर इन लोगों को एक दूसरे को धक्का भी तो देना चाहिए। यानी कि जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ये बात एकदम गांठ बांध के रख लेना, तुमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा वो बताता हूँ अभी, ठीक है। जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन दोनों साइमल्टेनियसली काम करेंगे, यानी दोनों एक साथ काम करेंगे, ठीक है। जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी काम करेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन भी काम करेगा, ठीक है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम कर रहा है वो समझ में आ रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्सन कैसे काम कर रहा है वो भी समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन के बीच, ठीक है। तो दोनों फोर्स काम करेगा, ठीक है ना। लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन तभी होगा जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्सन से ज़्यादा हो जाए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्सन से ज़्यादा हो जाए, ऐसे केस में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। कोई दिक्कत इतना समझने में, ठीक है। तो लिखो इसी बात को कि ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, अब देखो तुमसे क्या पूछा जाएगा ना क्वेश्चन में, ये भी पहले सुन लो तब लिखो। क्वेश्चन में तुमसे ये पूछा जाएगा कि जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो कौन फोर्स काम करता है, ठीक है, कौन फोर्स काम कर सकता है। तो तुम्हारे पास चार ऑप्शन होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दूसरा ऑप्शन होगा फोर्स ऑफ रिपल्सन, तीसरा ऑप्शन होगा बोथ, चौथा ऑप्शन होगा नन, ठीक। तो यहीं पर तुमको समझना है। कई लड़के यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिख करके आते हैं, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी बात हम लोग भूल जाते हैं कि इन दोनों के पास इलेक्ट्रॉन भी तो है, वो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा ही लगाएगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि फोर्स ऑफ रिपल्सन ना लगे। तो यानी कि हमें दिमाग में बैठा लेनी है ये बात कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन दोनों फोर्स एक साथ ही काम करेंगे, दोनों फोर्स एक साथ ही काम करेंगे। लेकिन बॉन्ड का फॉर्मेशन तभी होगा जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हायर देन फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो लिख लो इस बात को कि ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन force of attraction and force of repulsion occurs simultaneously. Force of attraction and force of repulsion occurs simultaneously, but bond formation takes place when force of attraction is greater than force of repulsion. Bond formation is occur when force of attraction is greater than force of repulsion. अब इसके बाद एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, 9th क्लास में पढ़ाया जाता है, ठीक है। हम लोग इसको 8th क्लास में पढ़ लिए थे। 8th क्लास में हम लोग कैसे पढ़े थे, ऐसा नहीं है कि 8th क्लास की बुक में पढ़े थे, बुक में नहीं दिया होता। 8th क्लास में से पढ़े थे कि हमारे यहाँ टीचर्स डे मनाया जाता है ना, तो टीचर्स डे के दिन क्या होता है कि जो 12th वाले भैया लोग होते हैं वो आकर के जूनियर्स को पढ़ाते हैं, ठीक है। मैं भी गया था जूनियर्स को पढ़ाने अपने, मैं बनने वाला था हिंदी का टीचर, मेरा हिंदी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था,
और चूँकि मैं क्लास कैप्टन था तो डिसाइड हम लोग कर रहे थे कौन इंसान कौन सा टीचर बनेगा, सब लोग बैठ करके डिसाइड कर रहे थे। तो मेरा था कि मैं हिंदी का टीचर बनूँगा, ठीक। लेकिन ऑन पब्लिक डिमांड, पब्लिक ने डिमांड किया। जूनियर लड़कों से मेरा बहुत पड़ता था और उसमें भी जूनियर लड़कियों से ख़ास तौर से उनका क्योंकि हम उसको बहुत प्यार से उन लोगों से बतियाते थे, क्या कि उन लोगों से मेरा बहुत काम करवाना रहता था। जैसे मेरा प्रोजेक्ट बनाना हो गया तो उन्हीं के पास जाते थे, ठीक है। कभी रबड़ स्केल पेंसिल का ज़रूरत पड़ गया तो उन्हीं के पास जाते थे। रोज़ का मांगना था उन लोगों से। तो अब उन्हीं लोगों से अगर प्यार से नहीं बात करेंगे तो किससे बात करेंगे। लड़कों से हमारा बिल्कुल नहीं पड़ता था, जानते उनसे कोई काम पढ़ना है नहीं। तो फिर बहुत बढ़िया। अच्छा, तो उन लोगों ने डिमांड किया, नहीं भैया आप हमारे क्लास में आइए पढ़ाने। हम कहे ठीक है, जूनियर हिंदी के टीचर बन जाते हैं। नहीं आप साइंस आइए पढ़ाने। तो हम जूनियर साइंस के टीचर बने, ठीक है। तो लेकिन हम लोग जब 8th में थे तो क्या हुआ कि जो हम लोगों को जो भैया लोग टीचर्स डे के दिन पढ़ाने आए थे, तो जो साइंस पढ़ाने भैया आए, हम लोग उनसे जबरी लगे कहने कि नहीं हम लोगों को वैलेंसी बताइए। तो मैं नहीं कहा था, मेरा तो बिल्कुल पढ़ाई लिखाई में उस समय इंटरेस्ट ही नहीं था। तो मैं क्या ही बोलने, जब मेरा तो मन था कि बस भैया लोग आए, 2-4 गाना सुने, थोड़ा सा माहौल बने, क्लास में हंसी उड़ रहा हो, आज का दिन कट जाएगा ठीक से। पढ़ा क्या रोज़ पढ़ते हैं, आज के दिन भी पढ़ें। तो आए सब लोग, थे 2-4 ठो पढ़ने वाले मेरे क्लास में लड़के, ठीक है। बोले नहीं भी आप बैलेंसी पढ़ाइए, नहीं बोले। अच्छा, उसमें 2-4 ठो ऐसे भी थे जो बोल रहे थे बैलेंसी पढ़ाइए। और 10th के बाद उनका इतना भी नंबर नहीं आ पाया कि साइंस साइड ले पाएँ, कॉमर्स लेके चले गए। 8th में बैलेंसी पढ़ लिए, बताओ बेकार हो गया नॉलेज। तो ये गए, ठीक है। तो हम बोले सब बैलेंसी पढ़ाइए। बैलेंसी वही उस समय थोड़ा बहुत बताए थे, तो उसी समय थोड़ा बहुत समझ में आ गया था, ठीक है। भैया लोग पढ़ाते थे तो भाई उस दिन हम लोग थोड़ा इंटरेस्ट ले करके पढ़ते थे। रोज़ टीचर का क्या होता था, वही टीचर का शक्ल देख के कि अरे यार फिर से यही आगे पढ़ाने। तो वो अगर सही पढ़ाने वाले टीचर रहते थे ना, तो भी कुछ चीज़ नहीं समझ में आता था, क्या कि बोर हो गए रहते थे। और उस दिन थोड़ा सा बदलाव आया था ज़िंदगी में, जैसे रोज़ दाल भात खा रहे हैं और उस दिन थोड़ा सा पूड़ी उड़ी मिल गया था इस टाइप का। तो उस दिन समझ में आ गई थी चीज़, तो वही थोड़ा बहुत समझ में आया था। उसके बाद 9th क्लास में तो पढ़ाई। तो देखो तुम्हारी बुक में भी बैलेंसी के बारे में पढ़ना है, तो इसको मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ क्योंकि ये बहुत सिंपल चीज़ है ना, और इसको अपने से पढ़ने की कोशिश करना। वैलेंसी निकालना तुमको भी आता होगा, ठीक है, और जानते हो कि किसकी वैलेंसी कैसी होती है, निकाल सकते हो। बुक में से पढ़ना नहीं समझ में आएगा तो कहोगे तो बता देंगे, ठीक है। लेकिन इसको बहुत कठिन चीज़ नहीं है, इसलिए यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, ठीक। मेरा वीडियो देखने वाले भी जो हैं, अगर वो नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, उनको भी बता दिया जाएगा। तो अब तुम डायरेक्ट लिखो ऑक्टेट रूल। हालांकि ये भी चीज़ तुमको ऑक्टेट रूल भी पता होगा पहले से, लेकिन फिर भी इसको लिख लो। थ्योरी है, कभी कभी लिखने को आ जाता है, इसलिए ऑक्टेट रूल लिख लो। इसमें देखो ऑक्टेट रूल क्या होता है ना, ऑक्टेट रूल ये कहता है कि कोई भी एलिमेंट जो है वो अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। कितना? 8 इलेक्ट्रॉन। यानी कि द टेंडेंसी टू एक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड एज ऑक्टेट रूल एंड नथिंग एल्स। बस इतना सही है, लिख लो। द टेंडेंसी टू एक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन in outermost orbit is called as octet rule. अब ये सोच रहे होगे अगर कि ये भी 9th वाला है, बैलेंसी भी 9th वाला था, 9th वाला ही था, उसको नहीं पढ़ाया, इसको पढ़ा रहे हैं। इसको इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ नई चीज़ें जाननी है। लिखो अगला पॉइंट, क्योंकि 9th क्लास में जितना अभी तुम लिखे बस उतना ही पढ़ाया जाता है। अब इसके बाद वाला यहाँ पढ़ाया जाएगा। लिखो सम एलिमेंट acquire 2 electron in their outermost orbit, 2 electron in their outermost orbit is called as duplet, Some element acquired 2 electron in their outermost orbit. 2 electron in their outermost orbit is called as duplet. ठीक है। कौन से एलिमेंट होंगे जो अपने आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन चाहेंगे? इसका भी एग्जांपल देख सकते हो, जैसे लिथियम अपने आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, ठीक है। सही, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल, वो Li+ के फॉर्म में आता है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो बचे कितने? 2, ठीक। तो वो 2 के फॉर्म में आना चाहिए। तो लिथियम देखा हमने, ठीक है ना। लिथियम की तरह ही अगर एक दूसरा देखना चाहें तो बेरिलियम भी देख सकते हैं, ठीक उसी के बाद वाला, ठीक है। उसके पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, B+2 में आता है और 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, ठीक ना। तो यानी कि ऐसे ये जो कुछ एलिमेंट हैं ये डुप्लेट को फॉलो करते हैं। किसको? डुप्लेट को, ना कि ऑक्टेट को। तो लिख लो नेक्स्ट पॉइंट, S ब्लॉक एलिमेंट। लिखो S ब्लॉक एलिमेंट, यानी S ब्लॉक के एलिमेंट की बात हो रही है।
एस ब्लॉक एलिमेंट फॉलो ऑक्टेट रूल, फॉलो ऑक्टेट रूल एक्सेप्ट, एक्सेप्शन भी लिख लो, एक्सेप्ट Li प्लस एंड Be प्लस 2। ठीक है। अच्छा देखो, इसको बुक में अगर कभी कभी देखोगे ना तो जैसे मैंने Be प्लस 2 लिखा है, वहाँ पर हो सकता है लिखा हुआ है मिल जाए Be2 प्लस। ठीक है, तो कन्फ्यूजन आना मत, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा आदत बन गया है +2 लिखने का इसे से। ठीक है ना, पहले चार्ज फिर नंबर। तो नेक्स्ट लिखो कि ऑल anion strictly follow octet rule, strictly follow octet rule। anion की बात हो रही है, anion स्ट्रिक्टली फॉलो, लेकिन यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है, लिख लो एक्सेप्ट H माइनस, यानी हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और उसने माइनस यानी कि एक और ले लिया, तो वो हीलियम की तरह हुआ, यानी डुप्लेट को फॉलो किया, यही अभी बता रहा था। ठीक, तो यही याद रखना है कि जो एनायन होते हैं वो सबके सब फॉलो करते हैं, लेकिन वहाँ पे भी एक एक्सेप्शन कौन है, हाइड्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज। आज का तुम्हारा होमवर्क होगा कि इसका नाम खोज करके आना, H- का क्या नाम होता है। ठीक है, इसका कुछ नाम होता है, इसका नाम खोज करके आना, कौन सा आयन इसको बोलते हैं। ठीक ना, तो ये होमवर्क रहेगा तुम्हारा, इसका नाम क्या होता है पता करके आना, कल बताना हमको। ठीक, H- का नाम पता करना। ठीक ना, अब उसके बाद नेक्स्ट लिखो कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या रे, मोबाइल चला रहा है, पूछेंगे मोबाइल तुम्हारा एक दिन का सर्च करने लगा, घर जाके सर्च करना, खुले ही कर लोगे। होमवर्क बोले ना, होमवर्क है ये, होमवर्क का मतलब, होम का मतलब होता है घर, वर्क का मतलब होता है काम, यानी ऐसा काम जो घर पे किया जाए, और ये कोचिंग है ना। तो क्या लिखवा रहे थे, को भुलवा दिया ना इसे। लिखो डी ब्लॉक एलिमेंट जनरली डज नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल, डी ब्लॉक एलिमेंट जनरली डज नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल। अब यही देखो तुम्हारे केमिस्ट्री की खूबसूरती है कि इसमें तुम ये रूल पढ़ रहे हो, और इस रूल को कितने लोग फॉलो करते हैं वो कम पढ़े, और कितने नहीं फॉलो करते हैं वो ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है ना, डी ब्लॉक एलिमेंट डज नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल। अब नेक्स्ट लिख लो, नेक्स्ट आ जाओ। आयनिक बॉन्ड के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं ना, तो हम लोग डायरेक्ट पढ़ते हैं कि क्या कंडीशन होती है आयनिक बॉन्ड की। तो लिखो टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड में देखो हमको यहाँ पे जो पढ़ना है, कोई दूसरा मार्कर नहीं है क्या? यहाँ पे देखो हमको क्या क्या पढ़ना है। यहाँ पे हमको पढ़ना है आयनिक बॉन्ड, दूसरा एक पढ़ना है कोवेलेंट बॉन्ड, और तीसरा के बारे में थोड़ी सी चर्चा करनी है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तीनों के बारे में थोड़ा बेसिक चीज़ बता देते हैं, शायद तुम लोगों को पता भी होगा इसके पहले, इन दोनों के बारे में पता हो सकता है, ये हो सकता है नया हो। देखो आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं? ऐसा बॉन्ड जिसमें एक एलिमेंट जो होगा वो इलेक्ट्रॉन को देगा और दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लेगा। ठीक है ना, तो जो देगा उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। कैसा आएगा? पॉजिटिव। और जो लेगा उसके ऊपर कैसा आएगा? नेगेटिव। ठीक है, यानी कि एक पॉजिटिव इंटेरिटी वाला एलिमेंट होगा और एक नेगेटिव इंटेरिटी वाला एलिमेंट होगा, और दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्या जरूरत है बॉन्ड बनाने की? क्योंकि जाहिर सी बात है, जब उसने इलेक्ट्रॉन दिया उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, इसने लिया तो नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो बॉन्ड बनेगा। तो ये हो गया आयनिक बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से बने, ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से बने, यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन ले दे नहीं रहा है, दोनों बल्कि शेयर कर रहे हैं कि तुम अपना दो हम भी अपना दो दे दें। ठीक, तो दो की शेयरिंग हो गई। जैसे मान लो तुम्हारे पास ब्लू पेन है, तुम्हारे बगल वाले के पास ब्लैक पेन है, तुम्हारे पास ब्लू पेन है, तुम्हारे पास बगल वाले के पास ब्लैक पेन है। ठीक,
और तो दोनों क्या करोगे कि भाई जब मैं ब्लू का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो ब्लैक का कर ले, जब तेरा ब्लैक का हो जाएगा तो मैं ब्लैक कर लूँगा, ऐसे शेयरिंग कर लोगे। ठीक है, तो ठीक वैसा ही काम है। तो ये हो गया कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है। उसके बाद होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक्चुअली कोवेलेंट बॉन्ड का एक स्पेशल कंडीशन है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड का एक स्पेशल कंडीशन है। जैसे कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि दोनों एलिमेंट, जैसे अगर मान लो दो एलिमेंट के बीच में बॉन्ड बन रहा है तो दोनों एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है ना। अगर इसने एक दिया तो ये भी एक देगा, तब दो इलेक्ट्रॉन आएंगे साथ में, और दो इलेक्ट्रॉन साथ आते हैं तो एक बॉन्ड बनता है, बताया था कल शायद, ठीक है ना। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में देखो क्या होगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ये होगा कि एक ही ठो एलिमेंट होगा, ठीक है ना। जैसे दो एलिमेंट के बीच में बॉन्ड बनना है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को देने का काम कोई एक एलिमेंट करेगा, ठीक है। एक ही एलिमेंट अपना दोनों इलेक्ट्रॉन देगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग दिखाते भी ऐसे हैं। जैसे मान लो अगर ये एलिमेंट ए है, ठीक है, ये किसी एलिमेंट बी के साथ बॉन्ड बनाता है, तो एलिमेंट ए ने क्या किया, एलिमेंट ए ने अपने दो इलेक्ट्रॉन मान लो बी को दे दिए, ठीक है। एलिमेंट ने अपने दो इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए? बी को। तो ए वाला जैसे ही बी को इलेक्ट्रॉन देगा तो हम लोग ऐसे दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? ऐसे। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को दिखाने का तरीका है, ठीक है। ऐसे एरो से हम लोग दिखाते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को। तो इन तीनों के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। तो सबसे पहली हेडिंग, ये तीनों लिख करके सबसे पहला हेडिंग डाल लो, आयनिक बॉन्ड। लिखो, वन एटम इज मेटल, वन एटम इज मेटल एंड अनदर इज नॉन मेटल, एंड अनदर इज नॉन मेटल। और करके लिखो, और वन मेटल इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वन मेटल इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड अनदर इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, एंड अनदर इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। और करके लिखो, और द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन एटम, द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन टू एटम, द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन टू एटम is greater than 1.7, is greater than 1.7, is greater than 1.7। कहाँ छूटा बताओ? इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन टू एटम इज ग्रेटर देन 1.7, then ionic bond formation takes place, then in this condition ionic bond formation takes place, then in this condition ionic bond formation takes place। ठीक है, इतना लिख लिए। अब देखो क्या क्या तुमने लिखा है, उसी बात को समझाते हैं। ठीक है ना। देखो आयनिक बॉन्ड में तुमने क्या क्या लिखा, आप ध्यान से समझ लेना इस बात को। आयनिक बॉन्ड में तुमने क्या क्या लिखा है, देखो आयनिक बॉन्ड जो होता है, सबसे पहली बात कि आयनिक बॉन्ड तब बनेगा जब एक मेटल जो एक जो एलिमेंट होगा, यानी एक जो एटम होगा वो कैसा होगा, वो मेटल होगा। वो क्या होगा? मेटल। यानी अगर मान लो यहाँ पर एक एटम है और यहाँ पर एक एटम है, ठीक है, तो एक को मेटल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मेटल। और दूसरे को कैसा होना चाहिए? नॉन मेटल। दूसरे को होना चाहिए नॉन मेटल। या दूसरी कंडीशन हमने क्या पढ़ी? दूसरी कंडीशन हमने पढ़ी कि एक एलिमेंट जो है वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो। वो कैसा हो? इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, ठीक है। या दूसरे कंडीशन में हमने क्या पढ़ा कि एक एटम जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। क्या हो? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, ठीक है ना, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। तो देखो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होगा? जो मेटल होगा ना वही इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। ये बात एकदम दिमाग में बैठा लेना, तुमसे यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो मैं तुमको बताते चल रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, 1 नंबर के तुम्हारे होम एग्जाम में या 4 नंबर के तुम्हारे कंपटीशन में। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। देखो क्या क्या तुमने पढ़ा कि आयनिक बॉन्ड कब बनेगा? जब एक एटम जो है वो मेटल हो और दूसरा एटम जो है वो नॉन मेटल हो। और दूसरी वहीं पर कंडीशन देखी कि एक एटम जो है वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो और दूसरा एटम जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। तो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होगा? जो मेटल होगा वही इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, ठीक है ना, और जो नॉन मेटल होगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक। या तुमने एक दूसरी कंडीशन पढ़ी कि इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, क्या?
इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो हो वो कितना हो, 1.7 से ज़्यादा हो, 1.7 से ज़्यादा हो, तो हम लोग क्या कहेंगे कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है। देखो मैं तुमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब पढ़ाया था तो लिखवाया था कुछ एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना, उसका यूज यहीं पे आएगा। तुमको क्वेश्चन में ये दिया जाएगा, कोई भी एक एलिमेंट दे दिया गया, ठीक है, उसके बारे में तुमको बताना होगा कि इसके बीच जो बॉन्ड बना है वो आयनिक बॉन्ड है या कोवेलेंट बॉन्ड है, वो आयनिक बॉन्ड है या कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ऐसा ही उसको तुम क्या करोगे, उसके बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस निकालोगे, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा आता है तो आयनिक बॉन्ड होगा, 1.7 से ज़्यादा आता है तो आयनिक बॉन्ड होगा, और 1.7 से कम आता है तो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। मज़े की बात यह है कि अगर 1.7 आ जाए तब क्या लगाओगे, घर से तैयार करके गए कि 1 पॉइंट ज़्यादा आयनिक, 1.7 से कम कोवेलेंट, आ गया साला वहाँ पे 1.7 डिफरेंस निकालने पे। तो अब यही सोचोगे कि मतलब किस्मत में लिखा है कि अब घटिया पेपर जाए। 1.7 अगर आ गया तो वहाँ पे एक ऑप्शन होगा पार्शियल कोवेलेंट, पार्शियल आयनिक, वही वाला होगा, ठीक है। या अगर नन का ऑप्शन हो तो नन लगा देना, ठीक ना। अगर क्योंकि 1.7 आया तो ना ही वो आयनिक होगा ना ही वो कोवेलेंट होगा, वो पार्शियल होगा, उसके अंदर दोनों कैरेक्टर होंगे, ठीक है ना। तो ये याद रखना। तो इतना चीज़ तैयार हो गया ना, इसको जो चीज़ लिखे हो डिफिनीशन में उसी चीज़ को ऐसे भी लिखा हुआ है, तो ये भी लिख लो, अपने कॉपी में से बना लो। ये देखो भी, ये जो छोटे छोटे चीज़ें होती हैं या अब बायो में जो फ्लो चार्ट होता है, ये सब क्या करते हैं ना, तुमको किसी भी चीज़ को याद करने में बहुत मदद करते हैं। जैसे देखो उतना लंबा डिफिनीशन तुम्हारा एक ही जगह तैयार हो जाएगा ऐसे लिख लोगे तो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो कि दिस टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन always takes place when one atom lose electron, and another atom accept the electron, अब जो अभी इसके पहले जो जस्ट तुमने एक फिगर बनाया था ना, अभी जो बनाया हो, उसी में जहाँ मेटल वाले के नीचे लिख लो, उसी में जो मेटल है उसके नीचे लिख लो लूज इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन को लूज करने का काम जो है ना वो मेटल ही करेगा, लूज इलेक्ट्रॉन। और जहाँ नॉन मेटल लिखे हो वहाँ लिख लो एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। इतना लिख लिए। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना कि देखो क्या तुमने लिखा है कि इस आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होगा। आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन तभी होगा जब कोई एक एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करे, यानी अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे, ठीक है ना, और दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। ऐसी कंडीशन में ही आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इतना हमने लिख लिया। अब ध्यान से सुनो, अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर ये एक एलिमेंट है जो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, यानी अपने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना। और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, यानी अगर ये एलिमेंट कोई बी है जिसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा। तो लिखो कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब ब्रैकेट में लिखो कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, तो लिखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये तुमसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन सा फोर्स लग रहा है, 3-4-5 ऑप्शन दे देगा। अभी तुमको आगे पढ़ने को आएगा, वंडरवाल फोर्स, लंदन फोर्स, ऐसा फोर्स बताओ भला, लंदन फोर्स, डाइपोल फोर्स, ऐसा फोर्स पढ़ने को आएगा। तो वहाँ याद रखना कि कौन सा फोर्स यहाँ पे लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ। तो लिख लो इसको कि देयरफॉर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑकर्स बिटवीन टू आयन, occur between two ion and this attraction is called as ionic bond,
और इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड भी बोलते हैं इसको, लिख लो, और इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। अब देखो एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं, हमारा बहुत फेमिलियर एग्जांपल है। यहाँ पर है सोडियम, यहाँ पर है सोडियम, और यहाँ पर कौन होगा, Cl। यहाँ पर Na है तो वहाँ पर Cl, ठीक है, तभी बनेगा हमारा नमक। नमक हम लोगों को बनाना है, थोड़ा सा उसको देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर Na है और यहाँ पर अगर Cl है तो सबसे पहले तो हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लें, ठीक है। Klmn वाला ही हमारे काम में आ जाएगा यहाँ पे। तो देखो 2 8 1 ऐसा होगा ना, बड़ा ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ। मैथ वाले भी मेरा वीडियो कोनो देखते हैं ना, तो वो लगते हैं बोलने कि यहाँ अगर बड़ा ब्रैकेट लगा है तो यहाँ छोटा ब्रैकेट कैसे लग गया, अलग अलग कन्फ्यूजन आता है। हाँ हाँ, केमिस्ट्री है ये तो, और देखेंगे बायो वाला जब देखते हैं तो ये तो केमिस्ट्री है। हमको नहीं समझ रहा बायो वाला मैथ वाले काहे देख रहे हैं, अजीब है हाल हो गया है, मतलब देखो वाला। यहाँ पर देखो अगर इसका करें तो 2 8 और यहाँ क्या कर दूँ, क्या कर दूँ, कौन बताएगा, 2 रुपया, किसी को नहीं पता है, 2 रुपया हार गए तुम लोग। 7 सर 17 जब लिख दिए तब, ठीक है। ऐसा हो गया नहीं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ध्यान से सुनो, ये एक इलेक्ट्रॉन को देगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को देगा, जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन को देगा यहाँ से 1 गायब, 1 गायब ना, और जैसे ही यहाँ से 1 गायब यहाँ कौन आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इसको मैं अलग से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया, मान लो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया होगा, +1 यहाँ जुड़ा होगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जुड़ गया होगा, यानी 7 की जगह अब 8 हो जाएगा ना, और यहाँ पर 1 चला जाएगा। तो अब देखो क्या हुआ होगा, Na+, क्या बना होगा, Na+, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 और 8, क्या होगा, 2 और 8, और यहाँ क्या बना होगा, Cl-, क्या बना होगा, Cl-, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 8 8, होगा कि नहीं होगा, होगा ना, बड़ा ब्रैकेट है वो, मेरा स्टाइल है बनाने का, ठीक। तो ऐसे अब स्टाइल बोल देता हूँ ना, तो फिर उसके बाद कोई कुछ नहीं बोल सकता, भाई जब स्टाइल है तो क्या बोलोगे, तुमको दिक्कत है, तुम अपना स्टाइल बनाओ, ठीक है। तो यानी हमारे पास देखो Na+ और Cl- आ गए, हमारे पास Na+ और Cl- आ गए ना। अब देखो ध्यान से होगा क्या कि ये है Na+ और ये है Cl-, यहाँ पर देखो प्लस है और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस है, यानी प्लस और माइनस दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे। यानी कि अब देखो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है ना, ऐसे देखो दिखने लगा ना, अट्रैक्शन लग रहा है, तो वहाँ दिख रहा है, दिख रहा है ना। देखिए कितने अद्भुत बच्चे आते हैं मेरे यहाँ, अट्रैक्शन भी दिखता है। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिख रहा है ना, यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इसी फोर्स, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड जो होता है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और इसी वजह से ये जो एक दूसरे ये जो एलिमेंट होते हैं ये एक दूसरे को इतनी तेज़ी से अट्रैक्ट कर लेते हैं कि ये मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि जैसे ये अलग अलग हो, ये दोनों एक ही में लगने लगते हैं, ठीक। और एक ही में लगने लगे यानी कि क्या हुआ, यानी कि एक बॉन्ड बन गया, एक ही में लगने लगे यानी कि एक बॉन्ड बन गया, ठीक है ना। और इसी बॉन्ड का क्या नाम होता है, आयनिक बॉन्ड, या इसी बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, ठीक। इसी बॉन्ड को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। ऐसा ही बना लो। तो अब इसके बाद जो अगला पॉइंट लिखवाएंगे वो भी देखो एक क्वेश्चन ही है तुम्हारा, वहाँ से भी क्वेश्चन आ ही सकता है। अभी तक हम तुमको जितना पढ़ाया ना सब के सब कहीं ना कहीं से क्वेश्चन ही है, पेपर ही बना रहे हैं। कहिया है पेपर, पेपर देखो बहुत मन से देना, क्योंकि आजकल भरोसा कुछ भी नहीं है रिजल्ट का, किस आधार पर रिजल्ट बनने लगेगा, ठीक है ना। तो बहुत मन से पेपर देना, कभी भी खतरा कहीं भी हो सकता है, तो इसलिए ऑनलाइन पिछले साल हुआ था, लेकिन देखो लड़के कैसे रो रहे हैं तब, इसलिए बहुत ध्यान से पेपर देना, ठीक है। और ऑनलाइन होगा तो मतलब जैसे टारगेट ही ऑनलाइन होगा तो कुछ करना ही नहीं, तब तो बिना पढ़े ही पास हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो अगला, ये इतना बना लिए ना, ये अगर इतना बना लिए तो लिखो आयनिक बॉन्ड इज, नेक्स्ट पॉइंट लिखना कि आयनिक बॉन्ड इज अ नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा गया है। आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड
आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड, सो दैट्स वाई आयनिक कंपाउंड हैव नो शेप, इनका कोई शेप नहीं होता, नो जियोमेट्री, कोई फिक्स्ड जियोमेट्री इनकी नहीं होती, नो जियोमेट्री, नो हाइब्रिडाइजेशन एंड नो आइसोमरिज्म, सब लिख लो यहीं पे कुल एक ही जगह, क्या क्या इनके पास नहीं होता। नो शेप, नो जियोमेट्री, नो हाइब्रिडाइजेशन की स्पेलिंग नहीं पता क्या? क्या हाइब्रिडाइजेशन के बाद आइसोमरिज्म, नो आइसोमरिज्म। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन में देखो मैं एस लिखा हूँ ना, हो सकता है कहीं कहीं जेड लिखा हुआ मिल जाए, घबराना मत, ठीक ना। जेड अगर लिखा हुआ मिले तो घबराना नहीं है, सब सही है, नंबर नहीं कटेगा तुम्हारा उस पर। हाइब्रिडाइजेशन और नो आइसोमरिज्म क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, शेप, जियोमेट्री, सबकी बात हम लोगों को भी आगे करनी है, ठीक है ना। यहाँ पे बस तुमको नाम अभी दे दिया गया, अभी आगे हम लोग को हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है। हाइब्रिडाइजेशन की मदद से हम लोग किसी भी कंपाउंड की जियोमेट्री को बता सकते हैं, उसके शेप को बता सकते हैं, ठीक है ना, यानी कि वो किस शेप का होगा। अभी वहाँ पढ़ाएंगे तो देखना आड़े तिरछे बहुत से शेप आएंगे, तो वो सब पढ़ना पड़ेगा, उसको इमेजिन करना पड़ता है। इमेजिन करने में थोड़ा दिक्कत भी होती है, लेकिन कोई बात नहीं, इमेजिन करेंगे साथ में, ठीक है। और यहाँ पे आइसोमरिज्म भी देखने को हमको नहीं मिलता है। आइसोमरिज्म जानते हो कि नहीं, क्लास 10th में पढ़े होगे शायद, पढ़े तो थे लेकिन दिमाग से निकल गया ना। आइसोमरिज्म में देखो क्या होता है कि कंपाउंड एक जैसे दिखते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है कुछ, ठीक। आइसोमरिज्म में ऐसा होता है ना कि कंपाउंड जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर चेंज होता है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है, ठीक है। ऐसा ही कुछ होता है, अब याद आ रहा है कुछ ऐसा पढ़े थे, वही होता है। आएगा तो फिर से पढ़ा देंगे, उसमें शायद ऑर्गेनिक में आएगा अभी, ठीक। रेजोनेंस भी आएगा अभी, उसी से मिलता जुलता। तो अच्छा, ओह ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या फ़र्क होता है पता है कि नहीं? ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो होते हैं ना, दोनों का फार्मूला C6H12O6C होता है, लेकिन उन दोनों में एक फ़र्क होता है, OH ग्रुप के पोजीशन पे फ़र्क होता है। एक OH ग्रुप से पता करके आना क्या वहाँ पे होता है। हाँ तो कहाँ, किस कार्बन नंबर पे? अरे उसमें देखोगे ना स्ट्रक्चर में तो OH ऐसे ही लगा रहता है, 3-4 ठो लगा रहेगा, लेकिन एक फिक्स पोजीशन होती है जहाँ पे ग्लूकोज में अलग जगह लगा होता है OH और फ्रक्टोज में अलग जगह होता है। वही फिक्स पोजीशन तुमको पता करनी है कौन से कार्बन नंबर पे। ठीक है, तो ये इतना लिख लिए ना, अब इसको तैयार रखना, क्योंकि तुमसे एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, तुमसे पूछा जाएगा कि आयनिक कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन क्यों नहीं होता। तो इसका रीजन तुम दे सकते हो, क्योंकि ये नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड बनाते हैं। कैसा, जैसे अब इसमें देखो कोई डायरेक्शन नहीं पता चल रहा है ना, कौन बॉन्ड किधर बन रहा है, कुछ भी, इसलिए नॉन डायरेक्शनल है, ये डायरेक्शनल बॉन्ड नहीं है, इसलिए हम लोग इसकी जियोमेट्री नहीं बता सकते, इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, ठीक है। ये ऐसे ही क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहते हैं। किस फॉर्म में? क्रिस्टलाइन फॉर्म में। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, हेडिंग डालो इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है, उसकी डिफिनीशन लिख लो यहीं पे। लिखो द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। इलेक्ट्रोवैलेंट मतलब समझ रहे हो ना, यही आयनिक, इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल लो, इलेक्ट्रोवैलेंट बोल लो, जो बोल लो, ठीक है। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन क्या लिखे, फिर से पढ़ो। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज, अच्छा गजब, शाबाश, इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंसी। जैसे NaCl में देखो एक ही इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा था ना, एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है और एक ही इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, यानी यहाँ इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो गई, 1, ठीक है। याद रखना इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होगी,
इलेक्ट्रोवैलेंसी कहने का मतलब ये है कि जब भी आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो एक चीज़ तो दिमाग में बैठ गई कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन का गेन या लॉस होगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का गेन भी होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस भी होगा, तभी आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन का गेन या लॉस हो रहा है उसी का जब हम लोग टोटल नंबर निकालेंगे तो वही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोवैलेंसी। जैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा था और एक ही इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा था, यानी टोटल नंबर 1 ही है ना, 1 ही है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है, 1 है। कितनी है, 1 है। तो बस ऐसे ही तुमको निकालना है। ऐसे ही तुमको हो सकता है कुछ एग्जाम्पल दे दे, वहाँ पे तुमको निकालने को बोल दिया जाए, तो इसको निकाल लेना। बहुत सिंपल चीज़ है ये। और 1 नंबर का हो सकता है डिफिनीशन में भी क्वेश्चन आ जाए कि अगर तुमको डिफिनीशन लिखने के लिए 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, तो ये भी हो सकता है, ठीक ना। ठीक है ना। तो आज हम लोग इतना पढ़ लिए, ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है, ठीक ना। अब इसके आगे कल हम लोग देखेंगे, कुछ कंडीशन वंडीशन देख लेंगे, ठीक है ना। कुछ कंडीशन हम लोग देख लिया जाएगा, एक कुछ चीज़ें लिखवानी बाकी है। तो यहाँ आज तक के लिए इतना बहुत है। अब तुमको क्या करना है, एनसीईआरटी जाना, सबसे पहले तो वैलेंसी को पढ़ करके आना, ठीक है ना। वैलेंसी पूरा तैयार करना, H- को क्या बोलते हैं ये पता करना, ठीक है। शाहजहाँ वाला होमवर्क तो किए नहीं होगे, ठीक। तो आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है। इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो देखने वाले वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहेंगे। थैंक यू।